अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान की सीधी बुआई कर किसान ले सकते हैं भरपूर उत्पादन। बाढ़ आने से पूर्व और बाद में कैसे करें डेयरी पशुओं का प्रबंधन। हमारे राज्य में बहुत किसान भाई धान की खेती रोपा विधि से करते हैं, लेकिन धान की नर्सरी तैयारी से लेकर रोपाई एवं अन्य प्रबंधनों में मजदूरों की काफी समस्या होती है। साथ ही कई बार बारिश की अनिश्चितता के कारण धान की रोपाई में देर हो जाती है। इसलिए आजकल कृषि वैज्ञानिक धान की सीधी बुआई पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और जैसा कि अभी प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, तो जो किसान इस बारिश का लाभ उठाते हुए धान की खेती सीधी बुआई विधि से करना चाहते हैं, तो वो धान की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें और धान की सीधी बुआई का वैज्ञानिक तरीका क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। में हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले आप खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। तैयार करने का मतलब कि 2 से 3 जुताई करके उसमें पाटा दे दें और सीड ड्रिल से या जीरो टिलेज मशीन से उसमें धान की सीधी बुआई कर दें। धान की फसल से अच्छा उत्पादन के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें। इन किस्मों का चयन करते समय भी अपने प्रदेश की जलवायु परिस्थितियों का ध्यान अवश्य रखें। तो धान की सीधी बुआई में कौन कौन प्रजातियां उपयुक्त हैं, आइए जानते हैं। प्रजातियों का चयन के लिए हम लंबी अवधि, मध्यम अवधि और कम अवधि वाला, जो अल्प अवधि वाला का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रजाति चयन में अगर लंबी अवधि में चुनाव करते हैं तो राजेंद्र मंसूरी 1, राजेंद्र भगवती MTU 7029 का प्रयोग कर सकते हैं, MTU 1001 का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हाइब्रिड लगाना चाहते हैं कम दिनों में, तो हाइब्रिड सीड जो 90 से 95 दिनों से लेकर 115 से 120 दिनों तक में तैयार हो जाता है, उसको हम 10 जुलाई तक लगा सकते हैं। और हाइब्रिड के अलावा और भी कई प्रभेद हैं जो समान, जैसे प्रभात है, एयर 36 है, ये सब का प्रयोग भी हम 10 जुलाई तक लगा सकते हैं। बीज उपचार। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए बीजों को 10 से 12 घंटे तक भिगो कर रखें। इसके बाद थीरम 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके उपरांत एजोस्पिरिलम कल्चर 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। बीज दर सीधी बुआई में आप 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। किसान भाइयों, अच्छे उत्पादन का आधार खेत की तैयारी पर निर्भर करता है और यदि बात हो धान की तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। धान की फसल से भरपूर उत्पादन के लिए जरूरी है कि खेत की एक बार गहरी जुताई कर लें। इसके बाद कल्टीवेटर से खेत को 2 से 3 बार जोतकर पाटा लगा दें तथा अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसको हम 2 तरह से लगा सकते हैं। एक सूखी विधि से लगाया जा सकता है, दूसरे नम विधि से। नम विधि में सबसे पहले हम करते हैं कि खेत में पानी को
पटा देते हैं। उसके बाद जब खेत जोतने लायक हो जाता है तो 2 से 3 जुताई करके एक पाटा लगा देते हैं और सीड ड्रिल या जीरो टिलेज मशीन जिससे भी हो लाइन से उसमें लगाकर हल्का पट्टा देकर उसको बीज को ढक देते हैं। दूसरी तरफ सूखी विधि में सूखी विधि में पद्धति में हम पटाने की ज़रूरत नहीं होती है, खेत को सूखे में ही जोत देते हैं। 2 से 3 बार जुताई करके हल्का पाटा देके सीड ड्रिल से उसमें बुआई कर देते हैं और बुआई करने के बाद हल्का पाटा देके उसमें दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर पानी नहीं बरसता है तो उसमें हम पटवन कर देते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो किसी फसल में उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच के आधार पर करना चाहिए, लेकिन यदि आपने मिट्टी का परीक्षण नहीं कराया तो सामान्य तौर पर यूरिया 120 किलोग्राम, DAP 70 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम तथा जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसमें DAP, पोटाश, जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय देनी चाहिए और बची हुई यूरिया की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर कल्ले निकलते समय तथा पुष्पन अवस्था पर देना चाहिए। खरीफ की फसलों में सबसे अहम समस्या फसलों के बीच उगने वाले खरपतवारों की होती है, जो कि इनकी बढ़वार में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही रोग व कीटों के आश्रय स्थल का काम भी करते हैं। इसलिए इनकी रोकथाम आप कैसे करें, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। अगर नम विधि में लगाते हैं, नम विधि मतलब कि पानी पटाने के बाद जुताई करके धान का बीज जो लगाते हैं, तो उसमें हम जिस दिन लगाते हैं उसी दिन आप पेंडीमिथिलिन 1.3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। ये जो भी घास जमने वाला होता है ये उसको मार देता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे बिहार प्रदेश में कई क्षेत्रों में बरसात के मौसम के दौरान बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे में जो किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, उनके सामने पशुओं के लिए आहार, आवास और पशु में बीमारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत से पशुओं की मौत भी हो जाती है। अतः किसानों को इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए बाढ़ आने से पूर्व और बाढ़ आने के बाद किन किन कार्यों को अमल में लाएं, इस बारे में जानकारी दे रही हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना की पशु चिकित्सक डॉक्टर अर्चना। बाढ़ की भीषण विनाशकारी विभीषिका में पशुओं की रक्षा कैसे की जाए, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बाढ़ के समय में कैसे अपने पशुओं की वो रक्षा करें। बाढ़ आने पर, बाढ़ आने से पहले और बाढ़ आने के बाद उनको क्या क्या योजनाएं बनानी चाहिए, इस चीज़ पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि बाढ़ आने से तो हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहला है आहार का संरक्षण करना। जो पशुओं के लिए आहार है, चारा है संरक्षण, उसके लिए क्या करें कि वो चारा बैंक या भोजन बैंक का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि ज़रूरी समय पर उनको इस्तेमाल किया जा सके। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, बाढ़ आती है तब चारों ओर जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। आवागमन के सभी रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं और ऐसे में पशुओं के लिए आहार की उपलब्धता बनाए रखने के लिए चारा और दाने को संग्रहित करके रखना चाहिए, जिससे विपरीत हालात में पशुओं को आहार मिल सके। तो किसान भाइयों, आप कौन कौन सी चीजों और चारे को संग्रहित कर सकते हैं, आइए उस बारे में जानते हैं। प्रत्येक जिले में निर्वाह आहार भंडारण का बनाना चाहिए, जिसमें कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते का उसमें चारा भंडार किया हुआ हो, ताकि जब बाढ़ आए आपदा के काल में उसको जरूरी जगह पर पहुंचाया जाना चाहिए। गांव में
साइलेज या फिर हे बनाकर चारा को संरक्षण किया जा सकता है, जैसे कि बरसीम, काउपी, ओट, इन सबको हे के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ओट, इन सब को साइलेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। किसान भाई अपने घरों में भी दाना मिश्रण को संरक्षित कर सकते हैं ताकि आपातकाल में उनको इस्तेमाल कर सकें वो अपने पशुओं के लिए। तो ये तो हो गई चारा की बात। किसान भाइयों, बाढ़ आने के बाद पशुओं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और पशु एक दूसरे पशु में मिल जाते हैं, जिससे अपने पशु को पहचानने में काफी कठिनाई होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए उस बारे में जानते हैं। पहचान बनाने के लिए, यानी कि जब बाढ़ आए, जब पशु इधर उधर हो जाते हैं, तो अपने पशुओं को पहचानने के लिए उसमें कुछ वो मार्किंग कर दें, टैटूइंग कर दें, या फिर कुछ दाग बना दें, या फिर कान को विभिन्न आकृति में काट सकते हैं, जिससे कि पशुओं की आसानी से पहचान हो सके। तो सबसे पहले तो पशुओं को सुरक्षित किसी ऊंचे जगह पे ले जाना चाहिए। सुरक्षित ऊंचे जगह पे ले जाके वहाँ पे अस्थायी रूप से एक शेड डालना चाहिए। उस शेड की साफ़ सफाई का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। साफ़ सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर हो गया, चूना या फिर राख उस आसपास छिड़क देना चाहिए। उसके बाद पशुओं को बांधकर जो रक्षित है या चारा जो भी हमने रखा हुआ है उसको खिलाना चाहिए। इसके अलावा पशुओं को पीने के लिए साफ स्वच्छ पानी दें कि जब बाढ़ का वो ख़त्म हो जाता है, तब बाढ़ आने के बाद, बाढ़ पूरी ख़त्म होने के बाद आप क्या करें उस समय आप, तो जब बाढ़ ख़त्म होती है तो सबसे पहला जो काम है वो करना चाहिए कि जो पशु मर गए हैं उनका डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। नहीं तो डिस्पोजल मतलब जला दें या उसको गाड़ दें कुछ ऐसे, जिससे कि संक्रमण नहीं हो। अगर उसको आप वैसे ही छोड़ देंगे तो बहुत तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। ऐसे भी बाढ़ के बाद जो है संक्रामक रोगों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, बाढ़ आने के बाद हर जगह पर कीचड़ और नमी हो जाती है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं, जो कि पशुओं में बहुत सारी बीमारियों के कारक होते हैं। तो इन बीमारियों से आप अपने पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। तो जो भी संभावित बीमारियां हैं उसके लिए, उससे बचाने के लिए आप पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं। हर पशु को निश्चित रूप से कृमिनाशक दवा जरूर दें। जो विस्थापित पशु हैं, बाढ़ आने से पहले, आने के बाद जो आपने उसको विस्थापित कर दिया था, उसको वापस अपने जगह पे लाएं। जो क्षतिग्रस्त शेड हैं उनको आप मरम्मत करवाएं, फिर से उनका अच्छे से साफ सफाई करें। वहाँ पे फिर से चूना, ब्लीचिंग पाउडर, राख इत्यादि का छिड़काव करें। जो पशु बीमार हैं उनका तुरंत इलाज का व्यवस्था करें। उनको खाने के लिए आप चारा दें। जो पशु दुधारू पशु है, गाभिन पशु है, आप उनको दाना मिश्रण दें। तो इस तरह से पशुपालक भाई, आप बाढ़ के समय में इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाढ़ की भीषण विनाशकारी विभीषिका में भी अपने पशुओं की रक्षा कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन की बात करें तो लघु और सीमांत किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ के दायरे को बनाए रखने के लिए इसका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में बकरियों में बहुत सी बीमारियों का प्रकोप होता है, जिनसे बचाव एवं उपचार करना बेहद जरूरी है। तो बारिश के मौसम में बकरियों में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है और इसका बचाव एवं उपचार किस तरह से करना है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर D.R. पचौरी। जैसा कि अमूमन हमने फील्ड में जाके देखा है कि किसान बरसात में खिड़कियों पर पर्दे गिरा देते हैं। और बरसात के समय में जब बरसात आ रही है तब तो आप पर्दे गिराएं जिससे बारिश का पानी अंदर ना आए, लेकिन बरसात बंद होने के बाद पर्दे उठाना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा का आवागमन होगा तभी अंदर जो शेड है
उसमें सूखा रहेगा, तो पशुओं में जो बीमारी है उससे भी रोकथाम हो जाएगी। तो पानी का जो भी आप स्टोरेज करते हैं उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। उसको आप हर हफ्ते चूना से उसकी पुताई करें और जब वो सूख जाए तब उसमें पानी भरें, क्योंकि पानी से ही ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। बकरी पालक भाइयों, अभी आपने बरसात के मौसम में बकरियों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा बकरियों का बरसात के समय आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। असल में क्या है कि जो भी है 2.5 से 3% बॉडी वेट के हिसाब से ड्राई मैटर बहुत ज़रूरी है, शुष्क पदार्थ ज़रूरी है। लेकिन अब बरसात हो रही है, पशु जंगल जाते हैं चरने के लिए, 3-4 घंटे ग्रेजिंग है, चर के आ रहे हैं, तो हरा चारा तो उनको मिल जाता है, लेकिन आप सूखा चारा उनको दें। अब पशुओं में क्या है कि जो बकरियां हैं उनमें आप उड़द का भूसा, मसूर का भूसा, सोयाबीन का भूसा, मतलब जो दलहनी फसल हैं उनका भूसा बकरी आराम से खाती है। चने का भूसा आप उसमें डाल दें चराई में, और वो आके जो रेस्ट उनकी रिक्वायरमेंट होगी। बरसात के मौसम में बकरियों में अनेक तरह की बीमारियां आती हैं, और यदि आपने समय रहते इन बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण नहीं करवाया तो आपकी बकरियां इन भयानक रोगों से ग्रसित होने लगेंगी और आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी बकरियों को इन रोगों से जरूर बचाएं। खुरपका और मुंहपका जब आता है तो पशु की मृत्यु नहीं होती, लेकिन 5% 7% पशु मृत्यु हो जाती है, जबकि उसमें जो भी प्रोडक्शन है उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। 15 दिन में एक बार बकरियों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में उनके मुंह पर को टब में थोड़ा सा डुबो के, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और उनके जो छोटे छोटे फफोले फुंसियाँ हो जाती हैं मुंह में वो नहीं हो पाएंगी। जबकि जो गलघोंटू HS है उसमें उल्टा होता है, उसमें मृत्यु दर 95% हो जाती है और 5% है उसमें पशु बच भी सकते हैं यदि समय से उनका उपचार हो जाए तो। इसलिए आपको किसान भाइयों से एक सुझाव यही है कि बीमारी आने से पहले यदि उसकी रोकथाम हो जाए तो आप जो भी घाटा होगा पशुओं में उससे आप बच सकते। खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी, निमोनिया, ये बीमारी, तो इसमें जो मई और जून का जो महीना है इसमें इनका टीकाकरण वैक्सीनेशन होता है। आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाकर पशु चिकित्सक से आप इनको वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे बीमारी जो आए उससे पहले ही उसका बचाव हो जाए। किसान भाइयों में ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब भी मौसम चेंज होता है उस समय आपको डीवर्मिंग कराना, कृमिनाशक दवा पशुओं को खिलाना खास करके बकरियों में बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आप एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, बेनमिंथ, ये भी दवाएं आपके अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उनके परामर्श से आप अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला आरा से ब्रजमोहन जी ने। यह कोहड़ा की उन्नत किस्में एवं बुवाई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजमोहन जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो आप कुमड़ा लगा सकते हैं, जिसे सीताफल भी कई जगह कहते हैं। प्रभेद में पूसा विश्वास हो गया, काशी हरित हो गया, नरेंद्र आभूषण हो गया, CM-14 हो गया, ये सब जो किस्में हैं इन सबको लगा करके हमारे किसान भाई अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। इसके बीज की आवश्यकता पड़ती है, चूंकि बरसात का ये फसल है, हमको लगाना है, तो बीजों को जो है फसल बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज की आवश्यकता, प्रति किलो बीज के अनुसार से आप बीज को बीजोपचार कर लें। 20 टन जो है गोबर की खाद उसमें अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह से मिला दे। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 60-60 तथा 50 केजी प्रति हेक्टेयर की मात्रा में डालें और इस तरह से आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भरपूर पैदावार देने वाली प्याज की किस्में और बिचड़ा तैयार करने की वैज्ञानिक तकनीक। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को जरूरी कृषि सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।